हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी लोगों का अथर्व एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के क्वेश्चन को समझाऊंगा। पिछले वीडियो मैंने जीव विज्ञान के लगभग 9 या 10 क्वेश्चन मैंने समझाए थे। आज पुनः जो है जीव विज्ञान के जो है क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखिए, जीव विज्ञान में जो है कुछ टिप्पणियाँ लिखने को आती है। ठीक है, जैसे आपकी परजीवी है, सहयोगकारिता या सहजीवी संबंध, इस तरह की जो टिप्पणियां लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो है देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सहभोजिता क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। या इस तरह भी प्रश्न आ जाता है कि सहभोजिता पर टिप्पणी कीजिए। तो दोनों का जो आंसर है सेम है, टिप्पणी में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। पहली बात तो सहभोजिता का मतलब ही होता है ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती है, उसे कहते हैं सहभोजिता। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा खेत है और खेत में जो है जब जानवर चरते हैं तो जब जानवर चरते रहते तो उनके पीछे पीछे बगुले भी होते हैं, देखा होगा। अब बगुले और जानवरों का क्या संबंध है? तो जैसे जब क्या होता है, जानवर खेतों में चरते हैं तो उनके चरने से क्या होता है, झाड़ियां और जो पौधे होते हैं छोटे छोटे वो हिलते हैं और हिलने से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो उड़ते रहते हैं और बगुला जो है उनको खाता है। तो इसमें जानवर जो चल रहे हैं तो उससे ना तो बगुले से हानि है और ना ही लाभ है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है, इसे बोलते हैं सहभोजिता। इसका उदाहरण ये बगुला वाला भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखे, ऐसे दो जीवों के बीच दो जीवों के बीच परस्पर संबंध ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को लाभ परंतु दूसरे जीव को लाभ होता है, ना लाभ होता है और ना हानि। ठीक है, तो देखिए, ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना हानि। ठीक है, जैसे आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा, ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा उगता है तो आम के पेड़ को ना तो उससे लाभ है और ना हानि है, लेकिन आर्किड के पौधे को रहने का स्थान मिल गया। इनके बीच कैसा संबंध है? सहभोजिता का संबंध है। ठीक है ना, जैसे आम के, उसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा। ठीक है, आम के पेड़ पर जो आर्किड का पौधा उगता है तो आम के पेड़ को इससे ना कोई नुकसान है ना कोई लाभ है,
लेकिन आर्किड के जो पौधे को क्या मिल गया, उसमें रहने का घर मिल गया, स्थान मिल गया, तो इसमें क्या बोलते हैं, सहभोजिता। जैसे पहले मैंने दिया था एग्जाम्पल कि जो जानवर आप खेतों में चलते उनके पीछे बगुले भी पीछे पीछे रहते, तो उसको बगुलों को क्या है, तो बगुले से जैसे जब जानवर चलते हैं आगे की ओर, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं पेड़ पौधे में छुपे, और बगुलों का भोजन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो उससे जानवरों को क्या लाभ, ना जानवरों को लाभ हो रहा और ना उससे हानि हो रहा, ठीक है ना। लेकिन बगुले को जो है लाभ हो रहा है, उससे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपना भोजन उसे है। तो ऐसे जीवों में जो संबंध हो गया उसे क्या बोलते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सहजीवन क्या है। अधिकांश आपको इसी को सहपकारिता भी कहते हैं। तो सहजीवन क्या, देखिए अब इसके पीछे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या था आपका क्वेश्चन क्या था, उसमें ये कहा था मैंने बताया कि दो जीवों के बीच ऐसे परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे को लाभ नहीं होता, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा है, इसमें दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है, ठीक है, दोनों को लाभ होता है, तो ऐसे संबंध को सहजीवन या सहपकारिता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कवक या साइनोबैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया जीवों में क्या है, ये कवक जो है फंजाई है और साइनोबैक्टीरिया शैवाल है, तो कवक और शैवाल, अब क्या है, कवक इनके माध्यम से, कवक के माध्यम से इनको क्या मिल जाती है, छाया मिलती है, और जो साइनोबैक्टीरिया शैवाल है तो इससे ये भोजन बनाता है, तो इसको जो है कवक को इससे भोजन प्राप्त हो, वो उसको छाया देता, ये इसको क्या देता है, भोजन, दोनों को लाभ हुआ। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवन संबंध कहते हैं। यानी ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे हम सहजीवन या सहपकारिता कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखे, ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध, ऐसे दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिनमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे सहजीवन या सहपकारिता कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कवक तथा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बीच संबंध, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया के बीच कैसा संबंध है, सहजीवन का संबंध है। इसमें कवक जो है इनको क्या देगा, छाया देगा, और साइनोबैक्टीरिया जो है जो भोजन बनाएगा वो इसको छाया मिल रही है, और साइनोबैक्टीरिया से इसको क्या मिल रहा है, भोजन में, दोनों का काम चल रहा है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, सहजीवन संबंध या सहपकारिता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है परजीविता क्या है। ये जो मैं पहले सहपकारिता और अब अगला क्वेश्चन है पर ये टिप्पणियां लिखने को आती है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है परजीविता। परजीविता का मतलब होता है पराया, जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करे वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। यानी
पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को दूसरे जीव लेते हैं, हम लोग कैसे, परजीवी है। लेकिन परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परजीवी और एक होता है मृतजीवी। इसको दो भागों कह सकते हैं परजीविता को। मृतजीवी क्या होता है, ये मरे हुए जो जीवों से अपना भोजन लेता है, और परजीवी जो होता है जिंदा जंतुओं से लेता है भोजन। ठीक है, तो परजीवी कुछ शरीर के बाहर होते हैं और कुछ शरीर के अंदर होते हैं। जीवों के शरीर में बाहर होते हैं और कुछ शरीर के अंदर होते हैं। तो यानी परजीविता क्या है, जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, परजीविता या परजीवी कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार है, जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है उसे परजीविता कहते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ परजीवी बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी क्या होता है, ये शरीर के अंदर पाया जाता है। आपके बहुत से पेट में अनेक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, स्केरिस है, एंटामीबा, एस्टोलिस्ट का है, जिनके माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, तो जो अंतः परजीवी होता है ये शरीर के अंदर पाया जाता है, और जो बाह्य परजीवी ये शरीर के बाहर पाया जाता है। जैसे खोपड़ी में जू है, खटमल है, ये कैसे है, बाह्य परजीवी है। तो जो शरीर के अंदर पाया जाए वो अंतः परजीवी कहलाता है, जो शरीर के बाहर पाया जाए वह बाह्य परजीवी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सरोगेट माँ क्या है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सी माँ आ गई भाई। सरोगेट माँ क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब मादा के फैलोपियन नलिका, मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में, कि जो अंडाणु का निषेचन यानी जहां पर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं वो होती है फैलोपियन नलिका। यानी अंडाणुओं का जो यानी ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में। सरोगेट माँ क्या है कि जिस मादा में अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, अंडाणु तो बन रहे हैं लेकिन वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है कि मादा के अंडाणु को बाहर निकाल लेता है, और इसके बाद जो है स्पर्म, नर का जो स्पर्म होता है, नर के स्पर्म को बाहर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराता है। जबकि ये क्रिया कहाँ होती है, फैलो यानी अंडाणु और शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम का जो मिलान होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। और इसके बाद निषेचन के बाद उस जायगोट को कहाँ भेज दिया जाता है, यूट्रस में यानी गर्भाशय में भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सरोगेट माँ में क्या होता है, डॉक्टर यानी फैलोपियन नलिका से ओवम को निकाल लेता है और स्पर्म को
दोनों की क्रिया बाहर करवाता, इसके बाद इस युग्मनज को जो होता है किसी दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सरोगेट मां कहते हैं। ये कंडीशन तब अपनाई जाती है जब जो है मादा का यूटेरस यानी गर्भाशय किन्हीं कारणों से खराब हो, या वो सक्षम अंडाणु तो बन रहा है लेकिन भ्रूण का विकास नहीं हो पा रहा है। मादा में अंडाणु का, क्योंकि अंडाणु बन रहा है, स्पर्म का मिलान भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी हो रही है, लेकिन जो गर्भ है वो जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा, वहां पर गर्भ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये विधि अपनाई जाती, तकनीकी अपनाई जाती है कि अंडाणु को बाहर निकाल लिया, शुक्राणु को बाहर करके दोनों का जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवा दी, इसके बाद बने हुए जायगोट को कहां, दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात वो शिशु को जन्म। ये विधि क्यों अपनाई गई? ये विधि इसलिए अपनाई गई कि जब महिला का यानी गर्भाशय खराब हो तब ये विधि अपनाई जाती है। लेकिन आजकल जो है इसको जो है फैशन में लिया गया। क्यों? बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अनेक कारणों से गर्भ को धारण नहीं करना चाहती है, लेकिन बच्चा तो चाहती है, लेकिन जो है गर्भ को अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर रहने के लिए बड़े बड़े हाई प्रोफेशनल के लोग जो है वो जो है डॉक्टर के माध्यम से जो जायगोट होता है वो दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। लेकिन इसको कानूनी तौर पर इसको रोक लगा दी है। क्यों? मान लो यदि जो है अंडाणु को बाहर निकाला गया और शुक्राणु को बाहर निकालकर दोनों के फर्टिलाइजेशन कराया गया और जब जायगोट के दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया। मान लो यदि किसी ने, कोई भविष्यवेत्ता ने बता दिया उस महिला को कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो आगे चलकर डीएम बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो बच्चा ले देगी उसको। क्या प्रमाण है? तुम्हारे बच्चा है। ठीक है, तो चलो अब मान लो जिसका है और उसको किसी ने बता दिया कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है दूसरे महिला में वो विकलांग है, तो लेने से मना कर देगी। क्यों लेगी? तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, कानून ने इस पर रोक लगा दी। ठीक है, ये क्योंकि ये विधि डॉक्टरों ने खोजी थी, किस लिए कि यदि लोग जो है अंडाणु बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है, ओवम भी बन रहा है, लेकिन उसके गर्भ का ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बाहर जो है निकाल कर दोनों को फर्टिलाइजेशन करा दिया जाए, इसके बाद दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाए इसके बाद। लेकिन आजकल जो है इसका फैशन में लिया जा रहा है, तो इस तकनीकों को जो है गवर्नमेंट ने रोक लगाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, सरोगेट मां क्या है? सरोगेट मां में ये होता है कि जो है स्त्री के फैलोपियन से ओवम निकालकर और आदमी के यानी टेस्टिस से स्पर्म निकालकर दोनों को निकालकर बाहर निषेचन करवाया जाता है और उससे बने हुए जायगोट को दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है और इस प्रकार जो है शिशु का जन्म हो जाता है। समझ में आ गई बात? सरोगेट ये विधि तब अपनाई जाती है जब महिला का गर्भाशय ठीक ढंग से काम नहीं करता है या उसमें भ्रूण का विकास नहीं हो पा रहा है, उसे कहते हैं सरोगेट मां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम सूत्र संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या होता है कि अंडाणु को भी बाहर निकाला जाता है, ओवम को भी बाहर निकाला जाता है, स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, दोनों का निषेचन करवाया जाता है और इसके बाद उस भ्रूण को जो है जायगोट को जो है दूसरे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि बहुत से कंडीशन के कारण, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। जैसे थोड़ा सा फिगर हल्का सा थोड़ा डायग्राम देखो तो समझ। देखिए
कृत्रिम यानी इसी को हम कहते हैं परख नली शिशु भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसका है परख नली शिशु क्या है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो वैजाइना होती है मादा की, तो इसमें जो है मैंने बताया था कि जो स्पर्म होते हैं वो उसकी जो मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 7 ml होना चाहिए, 7 ml। अब 7 ml में लगभग 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 20 लाख क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। समझ में आ रही? लेकिन केवल ओवम को निषेचित करने के लिए केवल एक ही स्पर्म चाहिए। 10-20 लाख में केवल एक स्पर्म चाहिए। अब होता क्या है, मैंने बताया था कि मादा में भी 2 फैलोपियन नलिका पाई जाती है, एक ये साइड होती है एक साइड, और नर में भी 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं। ठीक है। अब जब जो है ये स्पर्म चलते हैं, इनमें दौड़ मस्ती कंपटीशन होती है, तो 10-20 लाख में 10-20 लाख पूरे स्पर्म सही नहीं होते, कुछ के तो पूंछ नहीं होती, जबकि स्पर्म में पूंछ का होना आवश्यक है, क्योंकि ये पूंछ जो है आगे की ओर धकेलती है इसको। समझ में आएगा? आगे की ओर धकेलती है। लेकिन होता क्या है, अब 10-20 लाख में कुछ स्पर्म इतने बेवकूफ टाइप के होते हैं, वो सीधे निकलते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ। जैसे दौड़ मस्ती है, आदमी से आदमी के तो कुछ इतने बेवकूफ होते हैं, उनको टारगेट पॉइंट नहीं पता है। दौड़ अच्छा लेते हैं, सबसे आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको टारगेट पॉइंट नहीं पता कहाँ तक दौड़ना है, और भागे चले जाते हैं, तो उनकी बेकार है। टारगेट पॉइंट तो पता होना चाहिए। अब ये स्पर्म जो आगे निकल गए, ये तो वाले बेकार हो गए। ये फैलोपियन नलिका होती है, 1 महीने में दोनों कार्य एक साथ नहीं करती है तो दोनों, लेकिन एक ही महीने में दोनों कार्य नहीं करती। सपोज दैट ऐसा समझो जरा, मान लो जनवरी महीने में यहाँ पर अंडाणु का निषेचन, यहाँ पर ओवम बन रहा है जनवरी के महीने में। अब तो जनवरी के महीने में इधर बनेगा तो इधर नहीं बनेगा। अब फरवरी महीने में क्या होगा, इधर बनेगा तो इधर नहीं बनेगा। जरा समझना। अब मान लो जनवरी का महीना है और स्पर्म चले, तो स्पर्म जो है सीधे निकल गए, और कुछ स्पर्म इधर आ गए, तो इधर वाले स्पर्म तो बेकार हो गए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इधर होना है। ठीक है। इधर वाले बेकार चले गए, सीधे वाले बेकार चले गए। अब यहां पर आए, तो यहां पर जब आए तो अब यहां से एक ओवम ऊपर आया और एक स्पर्म आया। कई स्पर्म आते हैं, तो उसमें जो है मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजेशन। एंटी फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी स्पर्म में पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें पाया जाता है ओवम में पाया जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब आकर्षित होंगे, इसके पश्चात हो तो फिर मैं आगे जब फीमेल रिप्रोडक्शन बताऊंगा तब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल हमें समझना है परख नली शिशु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है जनवरी का महीना है और यहाँ पर जो है अंडों का निषेचन होना, यहाँ वाले भी शुक्राणु बेकार चलेगा और यहाँ पर वाले भी बेकार चलेगा। समझ में आ गई बात? अब किन्हीं का, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये जो दीवारें होती है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, अब स्पर्म जो आगे बढ़ते कैसे, तो ये क्रमाकुंचन गति करती है, एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन से ये जो नली होती है फैलोपियन ट्यूब, वो क्या करती है, क्रमाकुंचन और अवशोषण की क्रिया करती है, जिससे स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। अब किन्हीं कारणों से ये फैलोपियन ट्यूब सक्रिय है, इन्हीं में होता है, ये फैलोपियन से क्या है, सक्रिय। अब जो है निषेचन होना है फैलोपियन में, तो जब सक्रिय है तो अंदर स्पर्म जा ही नहीं पाएगा। अंडाणु बन रहे, अंडे बन रहे, स्पर्म भी सही जगह गया, लेकिन ये है सक्रिय, नली सक्रिय है तो अंदर जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे जो है कौन सा विधि अपनाते हैं, परख नली शिशु। इसके फैलोपियन नलिका से हमने क्या निकाल लिया, ओवम को निकाल लिया,
और शुक्राणु को भी निकाल लिया और दोनों का फर्टिलाइजेशन एक परक नली में करा दिया और इसके पश्चात बने हुए जायगोट को उसी महिला के गर्भाशय में डाल दिया। गर्भाशय काम कर रहा है। गर्भाशय का रोल कोई निषेचन में नहीं होता है। गर्भाशय का रोल केवल इतना है, भ्रूण का सुरक्षा देना, स्थान देना, समझ में आ गया, रहने का स्थान देना। इसका कोई योगदान नहीं है। निषेचन की क्रिया में गर्भाशय का कोई योगदान नहीं है। अब लेकिन ये मत सोचो उसका कोई योगदान नहीं है तो, लेकिन उसको जगह भी तो चाहिए, जगह तो यही देगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या होता है कि अब उसको क्या किया, हमने बाहर निकाल दिया, स्पर्म का दोनों का निषेचन क्रिया करवा दी और उस जायगोट को किसमें डाल दिया, भ्रूण यानी गर्भाशय में डाल दिया, विकास होगा। लेकिन कई स्थितियों में ये भी हो जाता है, एक कंडीशन ये आती है, जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्वाइस। जुड़वा बच्चे कब होते हैं, ये आपका जायगोट बना, ये जायगोट बना और इसी का जो है दो भागों में बढ़ जाए, दो युग्मज बन गए ना, तो इसमें क्या होता है, दो जायगोट का दो भागों में बंटना क्या कहला, उस स्थिति में जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे भी दो कंडीशन के होते हैं, या तो एक ही शकल के होते हैं या भिन्न भिन्न शकल के होते हैं। एक शकल के कब होते हैं, यदि उस जायगोट का निषेचन दो स्पर्म से हुआ है, दो शुक्राणुओं से हुआ है, तब तो जुड़वा बच्चे अलग अलग शकल के होंगे। और यदि उस भ्रूण का निषेचन एक ही स्पर्म से हुआ है तो वो बच्चे कैसे होंगे, हम शकल होंगे, एक ही आकार प्रकार, उनका रूप, उनका रंग एक ही प्रकार का। समझ में आ गया। यानी जब जायगोट का डिवाइडेशन किसके द्वारा हो, दो स्पर्मों के द्वारा हो, तब जो है जुड़वा तो होंगे लेकिन एक ही शकल के नहीं होंगे। और यदि जायगोट का विभाजन एक स्पर्म के द्वारा हो रहा है, यानी निषेचन एक स्पर्म के द्वारा हो रहा है, तो उससे जन्मे बच्चे एक ही शकल के होंगे, उनका आकार प्रकार एक होगा। समझना भी। तो कृत्रिम शुक्र संश्लेषण क्या है या परक नली शिशु क्या है, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि किन्हीं कारणों से जब मादा में या मनुष्य में का शब्द में नर और मादा दोनों आ जाते हैं, ये मैं समझना कि आदमी होते हो, इसमें दोनों कंडीशन आ जाती है। जब मनुष्य में किन्हीं कारणों से अंडे और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तो इस विधि को कराने के लिए हम जो है परक नली शिशु का उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या है, फैलोपियन नलिका से हम अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं और शुक्राणु को बाहर निकाल लेते हैं। दोनों का जो एक परक नली के शिशु, परक नली पर क्या कराते हैं, निषेचन की क्रिया करवाते हैं और उसके पश्चात उस जायगोट को जो है उसी महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस विधि को हम कहते हैं कृत्रिम शुक्र संसेचन या परक नली शिशु। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है, उसे उसके मतलब स्रोत बताइए। देखो, शिशु जन्म के बाद जो है प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बनता है। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन बनता है, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स बनता है और यह हार्मोन्स जो होता है, जो स्तन ग्रंथियां होती है उसको उद्दीपित करता है। ठीक है ना। यानी शिशु जन्म के बाद कौन सा, तो वो कौन सा हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स है। तो ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन वो जो स्तन ग्रंथियां होती है उनको ये उत्तेजित करता है, जिससे ये दूध निकलता है। अब कह रहा है इसका स्रोत कौन सा है, ये हार्मोन्स का स्रोत कौन सा है, तो इस हार्मोन्स का स्रोत है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के माध्यम से ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और उससे जो है दूध बनता है। तो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन है। और इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के दाने के आकार की होती है।
सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की। इसकी जो वजन होता है, भार होता है 0.5 ग्राम का होता है। 0.5 ग्राम के आकार का होता है इसका भार। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मटर के आकार की होती है। जैसे ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि क्या है? यानी इनसे निकला हुआ हार्मोन्स जब नलिका के माध्यम से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचती है उसे बोलते हैं बाह्य ग्रंथि। यानी जो क्योंकि हार्मोन्स के लिए बनते, अब हार्मोन्स जो है नलिका के माध्यम से जा रहा है, नली के माध्यम से शरीर में जा रहा है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? बाह्य ग्रंथि है। ठीक है, यानी इस बाह्य ग्रंथि को अब जो है नलिका युक्त ग्रंथि भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतः ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि पहली थी बाह्यस्रावी ग्रंथि, और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी जब निकले हुए हार्मोन्स नली के माध्यम से न जाए, सीधे जो है ब्लड में यानी रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। पहली ग्रंथि आपकी कौन सी थी? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी में क्या होता है? हार्मोन्स नलिका के माध्यम से, नली के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? इससे निकला हुआ, इन ग्रंथियों से निकला हुआ हार्मोन्स जो है नली के माध्यम से नहीं जाता है, रक्त में मिलता है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, तो उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित का नाम ही पता है, दोनों का मिश्रण, यानी बाह्य ग्रंथि का भी मिश्रण और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी मिश्रण। तो बाह्यस्रावी यानी यह जो ग्रंथि बनती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के मिश्रण से बनती है। जब दोनों का मिश्रण हुआ तो अंतःस्रावी ग्रंथि से रक्त में, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला हुआ पदार्थ रक्त में मिल गया और बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन नली के माध्यम से दोनों ज्वाइंट हो गए और विभिन्न अंगों तक पहुंच गया। तो समझ में आ गई, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है? तो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स है जो कि स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, उद्दीपित करता है और उससे दूध निकलता है। और इसका स्रोत कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। आपको इतने लिखना है, लेकिन मैंने बता दिया है, समझ में आ गई। पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका आकार कितना होता है? मटर के दाने के आकार का लगभग 0.5 ग्राम का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रभाविता का नियम क्या है? थोड़ा इसको समझ लो। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा, ये है अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं, जेनेटिक्स ऑफ फादर, यानी अनुवांशिकी के पिता है। ये एक जो है ईसाई धर्म के थे, चर्च में पादरी थे। तो इनमें जो है इन्होंने अपना प्रयोग जो है इसमें किया था, मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सैटावाई। पायसम सैटावाई। इन्होंने मटर के पौधे को चुना। मटर का पौधा क्यों चुना? मटर का पौधा इसलिए चुना कि ये पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है। दूसरी बात ये है कि मटर का पौधे होते हुए भी इसमें अन्य पौधे जो होंगे, इसके मटर के ही पौधे होंगे, लेकिन उनमें भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाए। किसी में सफेद पुष्प होता है, किसी में बैगनी पुष्प होते हैं, किसी में हल्के लाल पुष्प है मटर का पौधा, लेकिन पुष्प में भी भिन्नता है। तो उसमें आसानी से उनके विपरीत लक्षण वाले भी मिल जाएंगे, आसानी से इसमें बगीचे में उगाया भी जा सकता है। इसलिए जो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना और इसके बाद अपने नियम कुछ प्रस्तुत किए। प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता अभ्युहन का नियम, 3 नियम प्रतिपादित किए। जबकि इसमें केवल इतने पूछा है प्रभाविता का नियम क्या है। ये भी पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो उन्होंने नियम बताए और उन्होंने नियम ये बताया, प्रभाविता का नियम यानी पहला नियम उन्होंने ये बताया, जब 2 विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो जो पहली पीढ़ी की संतान होती है उसमें जो है प्रभावी लक्षण
दिखाई देता है और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई नहीं देता है। वो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। जैसे एक छोटा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों पौधों में क्रॉस करवाया, तो जो पहली पीढ़ी की संतान होगी वो लंबी होगी, क्योंकि लंबापन जो है उस पौधे का प्रभावी लक्षण है और छोटापन जो है वो अप्रभावी लक्षण, वो छुपा रहता है। ये जो छुपा हुआ लक्षण है वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। मेंडल ने ये नियम बताया, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके नियम को सभी जो है खारिज कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। इसके बाद जब मेंडल जो है मर गए, मृत्यु हो गई, तो कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी यानी किताब में जो लिखा था नियम उसको देखा और इसके बाद उनके नियम को सही किया। जब जिंदा थे तब उनके नियम को गलत साबित कर दिया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उसको कहा ये नियम बिल्कुल सही है, जो आज भी लागू होते हैं। तो मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है? मेंडल ने बताया, जब दो पौधों के बीच या दो जीवों के बीच संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता, छुपा रहता है। ठीक है, तो अगली पीढ़ी में जो छुपा हुआ लक्षण होता है वो दिखाई देने लगता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए स्टूडेंट, मैंने लगभग 7 क्वेश्चन आज हल करवाए। तो इसके पहले मैंने जीव विज्ञान इंटरमीडिएट का भी वीडियो बनाया था, उसमें को आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ आप प्रश्न भी तैयार हुए होंगे, मुझे आशा है। लेकिन आज भी मैंने जो है बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो आप जो, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, आज जब भी वीडियो बनाऊं तब भी यही कहता हूँ, केवल आपको वीडियो देखना है, बस इतना करना है कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमें जो है इस वीडियो को देखना है, थोड़ा मनोरंजन का रूप बदल देना है, गाने पर न जाकर पढ़ाई मनोरंजन इस पर भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है पर डे वीडियो देखिए, आपको जो है बायो में, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना ही किताब से इसको याद किया जा सकता और रटा भी जा सकता है, तो वो जो है परीक्षा के टाइम निश्चित भूल जाएगी, क्योंकि रटी हुई विद्या आगे काम नहीं आती कभी भी। ठीक है, तो इसको आपको केवल समझना है और समझकर ही लिखना है। ठीक है, तो जो है अगला वीडियो में फिर बनाऊंगा, यहीं तक समाप्त नहीं हो जाएगा, कई पार्ट में इसको, ये मेरा दूसरा पार्ट है। आगे में जो है अभी आपका मेन क्वेश्चन, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं, जैसे फीमेल रिप्रोडक्शन है, मेल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप जो है अच्छी तरह देखें और जो है अपने फ्रेंड को भी सलाह दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।